सभी लोग आ गए, सबके शरीर आ गए, जीवन आ गए। कल्पनाशीलता कहाँ पे लगी है? बाहर लगी है? अभी तो अंदर आ जाओ। बढ़िया, तो हमने संबंध को पहचानना शुरू किया। संबंध किस अर्थ में है? पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। उसी के अर्थ में हमने परिवार में आवश्यकता के रूप में दो भाग को पहचाना, जिसमें से एक भाग परिवार में जीवन की आवश्यकता जो है उसको न्याय के रूप में पहचाना। न्याय को जो हम जानने गए तो उसमें एक भाग देखा संबंध की पहचान, वहीं से बात निकली संबंध की। संबंध को हमने देखा, संबंध की पहचान के बाद मूल्यों को देखा 30 मूल्यों के रूप में। उन मूल्यों का निर्वाह कैसे होगा उसको भी देखा। तीसरा जो एक बिंदु था उसमें था मूल्यांकन, है ना। हमारे मूल्यों का जो निर्वाह हुआ वो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उसको कौन जांचेगा? उसको कैसे जांचेंगे? मूल्यांकन पूर्वक जांचेंगे को निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ। हमने किसी संबंध को पहचाना पोषण के अर्थ में, उसमें कोई एक मूल्य का निर्वाह हुआ, ममता मूल्य का, उदारता पूर्वक हम में स्थापित मूल्य ममता का अनुभव हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ उसका मूल्यांकन कैसे होगा? जैसे कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है। यदि ए व्यक्ति को लगता है कि मेरे से ये हुआ स्वयं में और बी के साथ जो होना था वो भी हुआ, यदि बी को भी लगता है ए ने मेरा जो मूल्यांकन किया, ए ने मेरा जो मूल्यांकन किया और उसने स्वयं ने जो मूल्यांकन किया, ये चारों जब एक होंगे तब जाके उभय तृप्ति हो पाएगी। यदि ए को लगता है कि मैं 5 हूं स्वयं को, और बी को लगता है कि तुम 4 ही हो, तो मूल्यांकन मैच नहीं हुआ, वहां उभय तृप्ति हो नहीं सकती। वैसे ही बी को लगता है, बी को स्वयं का मूल्यांकन लगता है मैं 3 हूं, ए को लगता है कि तुम 6 हो या 2 हो, तभी भी मूल्यांकन जो है वो एक नहीं हुआ। इसीलिए जो भी मूल्यों का निर्वाह हो रहा है वो मेरे अंदर, मैंने उसको पहचाना, उसको मैंने निर्वाह किया, जैसा मैंने पहचाना वैसा ही सामने वाले ने रिसीव किया। जो सामने वाले ने अपना मूल्यांकन किया है उससे जो मूल्य का निर्वाह हुआ वैसे ही उसी अर्थ में मैंने पहचाना, तभी हम बोल रहे हैं कि मूल्यांकन सफल हुआ। और ये सफल मूल्यांकन होने से जो उपलब्धि हुई उसी को हम कह रहे हैं उभय तृप्ति। यानी व्यवहार में जितने भी पक्ष शामिल थे, 2-3, सभी तृप्त हुए उस व्यवहार से। ये तभी संभव है जब मूल्य जो है वो हम किस अर्थ में पहचाने हैं? पूर्णता के अर्थ में। अनुकूलता प्रतिकूलता में कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, उसकी निरंतरता की कोई गारंटी नहीं। तो न्याय जो है उसका पहला जो स्टेप है वो संबंध की पहचान है। उसके बाद मूल्यों का ठीक ठीक निर्वाह होना। मूल्यों का निर्वाह अगर ठीक से हो पाता है तो मूल्यांकन ठीक हो पाता है। यदि मूल्यांकन ठीक हुआ तब जाके व्यवहार में उभय तृप्ति की उपलब्धि होती है। हम सभी चाहते हैं कि व्यवहार में उभय तृप्ति हो, हमेशा हो। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा आज यही है कि हम ये चाहते हैं व्यवहार में और ये नहीं हो पा रहा है। ये आज की स्थिति है। इसका रूट कहाँ है? इसका मूल कहाँ है? इसका मूल यही है क्योंकि न्याय का जो पहला स्टेप है जिसको हम कह रहे हैं संबंध की पहचान, यानी संबंध पूर्णता के अर्थ में है, इसकी पहचान नहीं होने से बाकी सभी जो स्टेप हैं वहां पे गलती हो रही है। प्रयोजनों के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में यदि संबंध की पहचान नहीं है तो पहला ही स्टेप गलत हो गया। उसके बाद क्या मूल्य, क्या निर्वाह, क्या मूल्यांकन और क्या तृप्ति कभी संभव हो पाएगी? कभी न्याय घटित हो पाएगा? इसीलिए सभी लोग, मैं भी और जिससे मेरा व्यवहार होना है, यदि सभी लोग संबंध को पहचानते हैं, सभी लोग परिवार में संबंध को पहचानते हैं, इस अर्थ में पहचानते हैं, प्रयोजन के अर्थ में पहचानते हैं, उस अर्थ में मूल्यों का निर्वाह हो रहा है, अपेक्षाएं निश्चित हो रही है,
उस अर्थ में हम एक दूसरे का मूल्यांकन कर पाते हैं, उस अर्थ में हम में ये उपलब्धि होगी। तो सारे सवालों का एक ही जवाब है, कैसे होगा? ऐसे ही होगा, और कोई विधि नहीं। यदि उभय तृप्ति की चाहना है, वो होनी है, तो संबंध को समझना मेरी अनिवार्यता है, मेरे परिवार की अनिवार्यता है। उसके बिना हम में उभय तृप्ति हो नहीं सकती। आप कितना भी तोड़ लो, जोड़ लो, घटा लो, करके देख लो। और ये नहीं होने पाने से परिवार टूट रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यही है। दो ही कारण से परिवार टूटते हैं, या तो हम जो भौतिक आवश्यकता की बात की वो पूरी नहीं होने से परिवार टूटे हैं, पैसों की वजह से। अभी की स्थिति में सबसे बड़ी जो घटना है वो इसलिए परिवार टूट रहे हैं क्योंकि ये नहीं हो पा रहा, न्याय नहीं हो पा रहा है। तो यदि हम चाहते हैं कि परिवार में जीना संभव हो, परिवार स्थापित हो पाए, तो न्याय एक अनिवार्यतम घटक है परिवार का, ये सबकी अपेक्षा है। संबंध जो है उसको समझना पड़ेगा। यदि परिवार स्थापित होता है तो समाज स्थापित होगा, अगली कड़ी। इसलिए परिवार में जीना एक उत्सव है, परिवार एक बाधा नहीं है, परिवार एक व्यवस्था है, परिवार एक परंपरा है। उस अर्थ में जब परिवार को पहचानेंगे तब परिवार में ये पूरा होगा। और परिवार में जिसको हमने देखा कि शरीर की आवश्यकता को जैसे वस्तु और उत्पादन के रूप में देखा, उसी को समृद्धि के रूप में देखना। समृद्धि यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन। परिवार में आवश्यकता किन किन चीजों की होती है, हमने पहले दिन ही बात की थी। दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक को हमने कहा था सामान्य आकांक्षा, पहले दिन ही बात हुई थी इस पे। दूसरी है महत्वाकांक्षा, शरीर के लिए, है ना, ये सब बात हुई थी। तो परिवार में शरीर के लिए जो वस्तु और सेवा की बात की, उसी को एक भाग में समृद्धि के रूप में देखा। समृद्धि का अर्थ है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, यानी आवश्यकता से अधिक हम वस्तु और सेवा को ले पाए, जितनी परिवार में आवश्यकता है उससे अधिक। यदि मान लो उतनी ही हुई तो डर बना रहेगा ना, कोई मेहमान आ गया तो क्या करेंगे, या कभी कोई ऐसा अवसर आ गया तो। इससे तो उससे थोड़ा अधिक, है ना। ये होने से परिवार में हमेशा समृद्धि का भाव बना रहेगा। सामान्य आकांक्षा हमने देखा था आहार, आवास और अलंकार। वही महत्वाकांक्षाओं को हमने देखा था दूर गमन, दूर श्रवण और दूर दर्शन, ये तीनों। एक शरीर को बनाए रखने के लिए एक परिवार में इतनी ही आकांक्षाएं होती है, इतनी ही आवश्यकता है। सबसे पहला भाग है कि इन आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचान पाना। यदि इस आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचानना है तो यहाँ पे काम होना जरूरी है। समझदारी के बिना आवश्यकताओं की पहचान हो नहीं पाती, कितना भी करे कम ही लगेगा। इसीलिए समझदार होने के बाद समाधानित हुए बिना समृद्धि हो नहीं पाएगी। परिवार में समाधानित होना सभी की बाध्यता है। उसको होने के बाद जीवन के रूप में, मानसिक रूप में बौद्धिक समाधान होते ही भौतिक आवश्यकताओं का निश्चयन होने से परिवार एकजुट होकर उस आवश्यकताओं को कैसे पूरी करे उसमें लग जाता है। और उसको लगने से हमारे पास उतना वस्तु या सेवा उपलब्ध होता है जो हमारी आवश्यकता से अधिक हो। तो ये भाग है समृद्धि। ये होने से परिवार में व्यवस्था जो है हमने समझा और परिवार की व्यवस्था पूरी हुई। कुल मिला के हमने 3 स्तर पे व्यवस्था को पूरा किया। व्यक्ति में यानी स्वयं में, मानव में व्यवस्था को समझा, प्रकृति में व्यवस्था को समझा अस्तित्व दर्शन ज्ञान के रूप में, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में, परिवार में न्याय को, समृद्धि को हमने देखा, संबंधों को देखा, मूल्यों को देखा। अब जो आखिरी भाग बचता है, जो अंतिम है, समाज में व्यवस्था, ये होने से ये भी पूरा हो जाता है। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में 3 ही
भाग है, एक भाग है जिसको हमने कहा मूल्य, एक भाग है जिसको हम कह रहे हैं चरित्र, एक भाग है जिसको हम कह रहे हैं नैतिकता। इसमें से ये भाग हमने अभी कवर किया संबंध में मूल्यों को 30 मूल्यों के रूप में। अब जो समाज में जो बचता है, जैसे एक परिवार के रूप में धन सभी का अलग अलग होगा या एक होगा? यदि समृद्धि एक है तो धन सबका अलग अलग होगा या एक होगा? समाज में सबका एक होगा या अलग अलग होगा? होना एक चाहिए, ठीक बात है। तो आवश्यकता समाज तय करेगा या परिवार तय करेगा? आपके परिवार की आवश्यकता मैं तय कर सकता हूं क्या? आवश्यकता कहां तय होगी, समाज में होगी या परिवार में होगी? परिवार में होगी। यदि आवश्यकता परिवार में तय होनी है तो उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए सारा श्रम जो लगेगा वो परिवार लगाएगा, समाज लगाएगा? परिवार लगाएगा। तो समृद्धि जो है वो अभय समाज में है, समृद्धि हो परिवार के स्तर पे है। यदि सभी परिवार में समृद्ध है, उस स्थिति में समाज में किसी को भी धन का संकट रहेगा या कम, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम धन का भय बोलते हैं, है ना, वो रहेगा या नहीं रहेगा? तो कुल मिला के न्याय जो है वो परिवार में घटित होने वाली घटना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हम अभी भी परिवार में बिताते हैं। समाज में जो समय बिताते हो हमेशा परिवार से कम रहता है कि नहीं रहता है? सबसे ज्यादा वक्त परिवार में ही मानव बिताता है, कोई भी मानव। तो उसका मूल्यांकन वो जो है, जैसे समाज में कोई व्यक्ति का मूल्यांकन कुछ अलग हो सकता है, परिवार में उसका मूल्यांकन ठीक ठीक हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय वहीं बिताता है। कोई व्यक्ति समाज में सफल हो सकता है, परिवार में नहीं। क्या क्या? हाँ, उल्टा भी हो सकता है, परिवार में सफल हो सकता है, समाज में नहीं, है ना। तो वहां पे व्यवहार में सामाजिक वाला पक्ष है वो छूटा हुआ है। तो कुल मिला के बात इतनी ही है कि परिवार में कुछ चीजें होगी, कुछ चीजें जो है समाधान जो है वो व्यक्ति में होगा, समृद्धि जो है परिवार में होगी। यदि सभी परिवार समृद्ध है तो उसको हम कह रहे हैं समाज में भी समृद्धि है, पर उसको हमने परिवार के स्तर पे पहचाना है। समाज के स्तर पे हमने जो पहचानना है उसको पहचानना है अभय। और अभय के रूप में हम समाज में जो देखने जा रहे हैं वो यही है कि समाज के रूप में जो चरित्र है उसकी बात करेंगे। एक परिवार का दूसरे परिवार से जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस किस अर्थ में हो रहा है, दो परिवार किस अर्थ में जुड़ते हैं, या दो परिवार में क्या भिन्नता है, परंपरा की और दो परिवार में क्या भिन्नता है, वंश की भिन्नता है। बढ़िया, परिवार में भी भिन्नताएं हैं, कोई एक वंश का आता है, दो परिवार में ये भी भिन्नता है, वंश की है। तो परिवार की परिवार के इंटरेक्शन में कोई एक आवश्यक चीज है, वो नहीं होने से उनमें अंतर्द्वंद है या अपेक्षा है। दोनों परिवारों की एक दूसरे से एक कुछ मिनिमम अपेक्षाएं है, उसी को हम चरित्र के रूप में पहचानते हैं। जैसे जब मैं कह रहा हूं कि एक परिवार का जो धन है, जैसे आपने कहा था जब बात हो रही थी कि अभी हमने जिनसे बिजनेस कर रहे हैं उनसे तो लीगल हमने वो किया है, कागज, कॉन्ट्रैक्ट, कि ये हमारा रहेगा इतना हिस्सा, यदि आप नहीं लौटाए तो हम आप पे ये कदम लेंगे। यदि परिवार में हमने किसी से ये ट्रस्ट के आधार पे ये किया है, यदि वो नहीं लौटाता है तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति ऐसा ले लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो उसका धन नहीं था जो उसने लिया। ये परिवार में, इन परिवार में हो सकता है, इन बिटवीन परिवार मतलब परिवार के सदस्यों में कभी हो सकता है, क्योंकि वो तो परिवार का पैसा है।
अभी की स्थिति में ऐसा है कि पति का अलग है, पत्नी का अलग है, ये सब अलग है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम समझदार परिवार की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो समृद्धि जो है परिवार की है, तो धन जो है वो परिवार का है, उसके सारे निर्णय जो है परिवार के सदस्य जो है वो मिलकर समझदारी से लेते हैं। तो ये जो भाग है जिसको हम कह रहे हैं स्वधन, चरित्र में सबसे पहला जो मुद्दा है, हम सामान्य रूप में चरित्र को कैसे देखते हैं? सामान्य रूप में कहते हैं कि इसका चरित्र ठीक है, मतलब समाज में वो ठीक से जी रहा है, परिवार में तो जीता ही है, पर चरित्र ठीक है ये कहने से क्या होता है? तो यहां पे चरित्र को जिस अर्थ में डिफाइन किया गया है, जो परिवार का धन है, परिवार की समृद्धि जो है ना, स्वधन, उसी को कर रहा है स्वधन, वो परिवार का धन है। उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी डिफाइन है, प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार। अर्थात जो भी वो काम कर रहा है, या तो उत्पादन कर रहा है, या सेवा कर रहा है, या उत्पादन में सहायक जो भी सेवा है वो कर रहा है, अर्थात सर्विसेज जो हम कहते हैं, सर्विस सेक्टर, या तो वो कर रहा है या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो उत्पादन और सेवा से जो भी मिल रहा है उसको कहा प्रतिफल। कुछ ऐसी भी सेवाएं हैं परिवार में जिसका प्रतिफल नहीं है, जैसे घर में खाना बनाना, झाड़ू लगाना, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता, पर वो प्रतिफल विहीन सेवा है ना, प्रतिफल की अपेक्षा नहीं है उसमें। हम लोग बच्चे के लिए रात को जागते हैं तो उसके बिल नहीं बनाते, पर कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिसका प्रतिफल है ना। वही काम झाड़ू लगाने वाला यदि कोई आके हमारे घर में करता है तो हम उसको पैसे देते हैं, तो वहां पे प्रतिफल हो गया। तो ये जो उत्पादन या सेवा से जो भी हम अर्जित करते हैं धन, ये प्रतिफल के रूप में है। माता पिता या पूर्वजों से जो हमको मिल रहा है वो पारितोष के रूप में है। और यदि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और समाज हमको कुछ देता है वस्तु और सेवा के अर्थ में, उसको कहा पुरस्कार। 3 से अर्जित जो धन है उसी को कहा स्वधन, और जो इस कैटेगरी में नहीं है उसी को कहा परधन। समाज में जो भी स्वधन में जीता है उसको हम कह रहे हैं उसका चरित्र ठीक है। जहां पे भी परधन है हम बोले उसका चरित्र ठीक नहीं। और ये परिवार के बीच का है, 2 परिवारों का जो है, वहां पे एक का धन जब दूसरे के पास जा रहा है, वहां जो गड़बड़ हो रही है उसी को बोल रहे परधन। यहाँ पे स्वधन डिफाइंड है, मेरे परिवार की आवश्यकता डिफाइंड है, उससे आवश्यकता से अधिक मुझे कैसे लेना है वो भी डिफाइंड है। उस अर्थ में मैं इन तीनों विधि से उसको अर्जित करता हूँ, इसीलिए हर परिवार का स्वधन जो है ये रहता है, तो समाज में धन को लेकर जो भय है वो नहीं रहेगा। परधन के रूप में जो अपराध है, यदि सोचो परधन का अपराध बना है और समाज की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? उस समाज में अभय हो पाएगा क्या? हमेशा हमको ये डर रहेगा कि कोई हमसे छीन ना जाए, कोई हम छीना झपटी करके या चालाकी करके कैसे भी। जैसा आज सबसे बड़ा वही लगता है कि कोई फ्रॉड कर जाता है, बैंक के वो मैसेज जाते थे पैसा चला गया, तो अभी तो पैसा घर में भी नहीं रख सकते, वो सब डिजिटल हो गया है ना, कहीं से उड़ गया। तो ये प्रवृत्ति अगर रहती है समाज में तब अभय की स्थिति हम कभी नहीं पा सकते। इसीलिए इसका स्थापित होना ये समाज का एक मूलभूत आधार है चरित्र में। दूसरा है स्वनारी स्वपुरुष। विवाह संबंध जो है, जो भी समाज से मान्यता प्राप्त विवाह संबंध है, अभी उसकी बात हो ही गई, वो बात अभी करनी थी पर पहले ही प्रश्न आ गया तो उस पर बहुत विस्तार से बात हो ही गई है। यदि ये नहीं है तो ऐसा कोई समाज संभव है जहां पे चरित्र के प्रश्न नहीं उठेंगे? हमेशा डर बना रहेगा। यदि हमारा बेटी या बेटा है उसको लेके हमेशा हमको डर बना रहेगा।
अभी भी जो उनका कंसर्न था कि हम जब यंग लोगों से बात करते तो यही चिंता होती है ना। तो यदि स्व नारी स्व पुरुष पति पत्नी संबंध जिस अर्थ में है, उस अर्थ में विवाह संबंध या दाम्पत्य संबंध जिसको कहा है, उसको निभा पाना, उसकी उपयोगिता को समझ पाना, उसके प्रयोजन को समझ पाना, यदि ऐसा समाज में ऐसी व्यवस्था है, उस समय अभय की स्थिति हो सकती है, उससे कम में नहीं होगी। इसीलिए समाज के स्तर पे चरित्र के रूप में धन को लेके, संबंधों को लेके, है ना, अभी भी समाज में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा समाज किसको कह रहे हैं? जहाँ पे लूटपाट नहीं है, जहाँ पे सब लोग शोधन पूर्वक जिएंगे, या जब लोग सब लोग स्व नारी स्व पुरुष के जो आचरण है उस पूर्वक जिएंगे। तीसरा जो भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। किसी की जागृति में हस्तक्षेप न करना। आज हम जो स्पर्धा की पूरी बात किए कल या परसों कंपटीशन की, उसमें हम यही चाहते कि वो आगे नहीं बढ़े। यहाँ पे समाज में ऐसा कह रहे हैं चरित्र के रूप में, यदि कोई जागृति में आगे बढ़ रहा है तो उसकी जागृति में बाधा ना बनना। यानी जो बात की थी, जीने दो और जियो, जीने देकर जीना। हम किसी को जीने देते हैं, उसकी जागृति में सहायक होते हैं, ना कि स्पर्धा से उसकी जागृति में बाधा बनते हैं। ये चीज समाज में अनिवार्य है कि नहीं है? समाज के गठन के लिए, एक ऐसे समाज के लक्ष्य के लिए हम सोच रहे हैं वहां पे अभय हो, ऐसे समाज के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटक है कि नहीं है? ये अंग है कि नहीं है? इसके विपरीत में परधन, पर नारी पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार, ये तीनों में कभी कोई समाज में अभय स्थापित हो पाएगा? इसीलिए हम चाहते तो है ऐसा लक्ष्य, हम चाहते हैं ऐसा समाज जहां पे अभय हो जाए। यदि हम ऐसा समाज चाहते हैं तो ऐसे मूल्य, 30 मूल्य पूर्वक जीता हुआ समाज, ऐसा चरित्र जहां पे स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, उसको जीता हुआ समाज यदि है, ये हो पाता है। नैतिकता, नैतिकता अर्थात तन, मन और धन। हम सबके पास तन और मन है कि नहीं है? शरीर और जीवन है ना। ये शरीर है और ये जीवन है। हम जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं, जो भी धन कमाते हैं, वो किससे कमाते हैं? शरीर और जीवन दोनों को मिला के ही कमाते हैं ना। भले ही 4.5 का प्रयोग करते हैं, पर जीवन का प्रयोग तो कर ही रहे हैं ना। तन और मिला के जो भी अर्जित हम करते हैं उसको हम कह रहे धन। इन दोनों को लगा के जो भी हम अर्जित कर रहे हैं वो धन। इन तीनों को यदि हम सदुपयोग में लगाते हैं, उसी को कह रहे हैं धर्म नीति। ये धर्म नीति है, और यदि इसकी सुरक्षा हो पाती है, वही है राज्य नीति। यही है नैतिकता। यदि समाज में सभी लोग जो भी तन मन धन है उसको सदुपयोग में लगाएंगे, उसी को हम कह रहे हैं धर्म नीति, नैतिकता के रूप में। यदि तन मन धन है उसकी सुरक्षा हो जाए, उसी को हम कह रहे हैं राज्य नीति। यह भाग है नैतिकता वाला। इसी को कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण, मूल्य, चरित्र और नैतिकता। तो चरित्र वाला भाग जो है समाज में, यदि चरित्र ऐसा होता है सभी का,
सभी परिवार में सभी जो सदस्य हैं उन्होंने स्वधन को पहचाना हुआ है, ये परिवार का धन है। सभी जो परिवार है उसमें स्व नारी स्व पुरुष और जितने भी समाज में मानव हैं उन सबको स्व नारी स्व पुरुष की स्पष्टता है, तो पर नारी पर पुरुष का अपराध होगा ही नहीं। यदि इसकी स्पष्टता है दयापूर्ण कार्य व्यवहार कि सभी जो है जागृति के अर्थ में लगे हुए हैं और मैं किसी की जागृति में बाधा न बनूं, जीने देकर जीना, यदि ये हो पाता है तभी हम समाज में अभय को स्थापित कर पाएंगे। इससे कम में होगा नहीं। क्या लगता है? क्या लगता है? हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां पे अभय हो, पर ऐसा समाज होने के लिए जो समझ चाहिए उसके लिए क्या प्रावधान है समाज में। हमने कुछ नियम बना दिए, कुछ कानून बना दिए, उससे तो फ्रॉड रुक नहीं रहे। आज तक पड़धन अटक गया हो या पड़धन नहीं हो रहा हो, ऐसा कहीं सुनने में तो आया नहीं। ऐसा भी नहीं कि कहीं दूर हो रहा है, हम आसपास के लोग से ही सुनते हैं। पर नारी पर पुरुष, इसकी अभी अंजू बहन बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं बहुत छोटी एज में ही शुरू हो गया है, वो लोग उसको मानते हैं तो ठीक ही है। पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार, जोरों से किल द कॉम्पिटिटर लगा ही हुआ है हमारे साथ। तो अभी की समाज का स्थिति ये है, हम चाहते हैं वो समाज। यदि समाज को वहां जाना है तो शिक्षा पूर्वक हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें जो मानव है वो समझदार है, जिनको समझ है कि चरित्र जो है वो ये है और चरित्र पूर्वक जीना यही मेरा आचरण है, इसी आचरण के लिए मैं बना हूं, यही मेरा मानवीयतापूर्ण आचरण है। ये ज्ञान होने से, पहले दिन किसी ने पूछा था ना कि जीवन को मैं क्यों समझूं, मैं अस्तित्व को क्यों समझूं, मैं व्यापक है इसको क्यों समझूं, मैं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को क्यों समझूं? क्योंकि ये मेरी बाध्यता है। बाध्यता इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता तो ये हूं, मैं चाहता हूं कि मैं समाधानित हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि परिवार में समृद्धि हो, मैं ये भी चाहता हूं कि समाज में अभय हो, और मैं ये भी चाहता हूं कि प्रकृति में सहअस्तित्व हो। और ऐसा मैं ही नहीं, इस धरती पे जितने मानव है सभी यही चाहते हैं। यदि सभी यही चाहते हैं तो ये मेरा लक्ष्य हुआ या सभी का लक्ष्य हुआ? यदि सभी का लक्ष्य है तो सभी को ऐसे जीना पड़ेगा मतलब उससे कम में ऐसा हो नहीं पाएगा। यदि सभी को ऐसा जीना है तो सभी को ऐसा समझना पड़ेगा। ये पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं कि बाध्यता है, उससे कम में होगा नहीं। बाकी जो तीनों चीजों से हमने करके देखा ना, भय से, प्रलोभन से, आस्था से, उससे परंपराएं नहीं हो पाई। इसीलिए सबको समझना है, सभी को समझना है। यदि सभी को समझना है तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है, शिक्षा पूर्वक, मानव शिक्षा पूर्वक, संस्कार पूर्वक उस बात को समझ जाए। इसीलिए शिक्षा संस्कार जो है एक कार्यक्रम है। जो व्यवस्था की हमने बात की थी, इसमें 5 कार्यक्रम की बात की थी, है शिक्षा संस्कार, है ना। एक भाग जो है वो शिक्षा संस्कार। जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा और संस्कार की बात है कि मानव संस्कार अनुषंगीय इकाई है, हमने देखा था उसके अनुषंगीयता के रूप में। दूसरा भाग है उत्पादन और कार्य। अभी भी उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी बहुत सारे लोग उत्पादन कर रहे हैं, तभी तो हम ये सब चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, प्रयोग कर पा रहे हैं। ये कुर्सी कहीं पे उत्पादन हुई है, पंखा कहीं पे हुआ है, लाइट कहीं पे हुई है, ये पत्थर कहाँ से आए हैं, उसको किसी ने काटा है, उसको पॉलिश किया है ना। उत्पादन हो रहा है, सेवाएं हो रही है। कोई भी वस्तु है, उत्पादित वस्तु, उसका विनिमय हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज हो रहा है, उसी को कहा विनिमय कोष। हम सभी जो हैं वो स्वस्थ रहें, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था भी है कि नहीं है? हमारा स्वास्थ्य,
संयम जो है वो जीवन में है ना, उसको और देखेंगे कभी। और आखिर में न्याय संबंधों में हो जाए। ये 5 जो है ये है कार्यक्रम व्यवस्था में। इसी में जो संबंध है इसको हमने कहा व्यवस्था संबंध। तो अंतिम में इन सारी बातों को अगर जोड़ते हैं तो कुल मिला के इतना ही बात है, ये हमारा लक्ष्य है जो निरंतर है। इस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर चीज़ों की पहचान होना, निरंतर जो चीज़ें हैं स्वभाव है, धर्म है, मानव लक्ष्य जो है निरंतर है, इनकी पहचान होना, 4.5 क्रियाओं से ऊपर कोई एक वस्तु है उसकी पहचान होना, उसके आधार पे मेरी सारी इच्छाएं होना, यही मेरा गुणात्मक परिमार्जन या परिवर्तन के लिए रास्ता है। ये रास्ता है और ये सभी के लिए यही रास्ता है। इसका अध्ययन करना, इसको अध्ययन पूर्वक अपने अंदर स्थिर करना और ऐसे जीना, समझना और जीना। इसी के लिए ये चारों जगह पे व्यवस्था को पहचानना और इन चारों व्यवस्थाओं को समझ के उन व्यवस्थाओं में ऐसा जी पाना, यही मेरा कुल कार्यक्रम है। तो कुल मिला के इनको समझने के लिए शिक्षा की वस्तु के रूप में 3 ज्ञान को देखा। उस ज्ञान के साथ ही है विवेक और विज्ञान। विज्ञान यानी कि दिशा का स्पष्ट हो जाना, कौन सी दिशा में जाना है, ये दिशा में जाना है या ये दिशा में जाना है। उसके साथ विवेक है, विवेक में ये पता चलना कि ये शरीर है और ये जीवन है। इसमें शरीर जो है वो क्षय कभी ना कभी होगा, आज नहीं तो कल। जीवन जो है वो अमर है। तो शरीर का नश्वरत्व समझ में आ जाना, जीवन का अमरत्व समझ में आ जाना, और उसके साथ जो भी व्यवहार है उसके सब नियम समझ में आ जाना, ये है विवेक। तो ज्ञान में 3 ज्ञान हो गए, विवेक हो गया और विज्ञान हो गया। आदमी ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो जाए, यही है कि मानव मानव हो गया, मानवीयतापूर्ण आचरण पूरा हुआ। और ऐसा मानव जो है वो कभी गलती अपराध नहीं करेगा, वो सही जिएगा, खुद भी सही जिएगा और सही हो जाए और लोग समझदार हो जाए उसमें अपनी भागीदारी करेगा। यदि ऐसे मानव शिक्षा से, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे मानव, समझदार मानव हम चाहते हैं तो शिक्षा का ठीक होना, व्यवस्था का ठीक होना, आचरण का ठीक होना, परिवारों का ठीक होना, ये हमारी नहीं समाज की एक बाध्यता है। परिवार को हम स्थापित करना चाहते हैं तो परिवार की समझ हो जाए, परिवार क्या है ये समझ में आ जाए। परिवार व्यवस्था के अर्थ में है, परंपरा के अर्थ में, सारे संबंध पूर्णता के अर्थ में है। समाज में अगर हम चाहते हैं अभय हो तो समाज में चरित्र की कुल मिला के इतना ही काम होना है। इस पूरे 3 दिन की चर्चा में हमने जो बातचीत की उसमें यही बातचीत की कि ये कैसे हो पाए। पहले दिन हमने जो लक्ष्य को पहचाना, लक्ष्य को स्थिर किया, उसके अर्थ में हमने समझना है ये भी तय किया, समझने की वस्तु को तय किया, उस समझदारी के अनुसार हमारा जीना कैसे हो जाए उसके लिए पहला स्टेप है समझना। इतनी चीजें समझनी है वो हमने तय की, चारों स्तर पे व्यवस्थाओं को तय, वस्तु है उसको तय किया। उसके आधार पे जो तय हुआ उससे ये निकला कि चारों जगह पे व्यवस्था को पहचानना है और उन व्यवस्था को समझ के हमको उस व्यवस्था में जीना है। तो इस तरह हमने चारों व्यवस्थाओं को देखा और इस तरह से ये पूरा जो कंटेंट है वो इतना ही है। इसको और फैला के और विस्तृत रूप में अध्ययन हम कर सकते हैं, इसकी और चर्चा हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, गोष्ठियाँ, ऐसी और शिविर, ये सब कार्यक्रम यहाँ पे पूरे देश भर में चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अध्ययन से गुजरे हुए हैं, जो ये सारी बातें आप तक पहुँचा सकते हैं, आपको समझने में सहायक हो सकते हैं। इसका अध्ययन करने की भी एक व्यवस्थाएं हैं,
कुछ जगह बनी हुई है, यहाँ पे भी अध्ययन होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी यहाँ से कि कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले आपको कुछ है ना, तो जो कंटेंट के रूप में हमको देना था वो हमने यहाँ पे पूरा किया। पूरा कंटेंट जो एक तीनों ज्ञान के रूप में है वो यही है। इसको समझना है, इसको विस्तार से समझना है, इतना ही कार्यक्रम है। कोई सवाल हो तो बता दीजिए पहले, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। कोई सवाल? सभी लोग समाधानित हो गए, प्रश्न मुक्ति हो गई। सर हम किसी आदमी को, मैंने 2-3 आदमी को देखा हुआ है कि जो अपने मन में प्रसन्न रहता है अपने तरीके से, उसको चाहे कोई कुछ भी गाली दे दे या तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मतलब वो कौन सी वो आता है, कौन सी जगह पे आता है? हाँ अब इतने से तो कैसे पता चलेगा? हाँ, वो हमें दिखता है कि वो सुखी हाँ, अंदर से, हाँ, चाहे कुछ भी बाहर कुछ भी हो जाए, हाँ, ऊपर हम से लोग जो नीचे। रिएक्ट करते हैं ना वो 3 तरीके से करते हैं। एक तो कायिक रूप में करते हैं, एक वाचिक रूप में करते हैं, एक मानसिक रूप में करते हैं। जांचने का आधार मैं आपको बताता हूं। कई बार आपको लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, पर आप उसको बोलते नहीं हो। मन में तो आपके चल रहा है पर आप बोलते नहीं हो वाचिक रूप में, उसको वाचिक का। कई बार आप बोल भी लेते हो पर कुछ करते नहीं हो उसके लिए। तो आदमी जब व्यक्त होता है, मानव जब व्यक्त होता है तो तीनों से व्यक्त होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से। हम जो मूल्यांकन करते हैं वो उसके कुछ भाग से करते हैं। जैसे एक भाग हो गया कि आपने कुछ बोला, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, यानी मैं कुछ बोला नहीं। हो सकता है मेरे मन में चल रहा हो, तो वो व्यक्ति ही उसकी जांच कर सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वही उसका बेस्ट उदाहरण है ना। हमको लग सकता है वो प्रसन्न है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही संभावना है। हम अपना जांच कर सकते हैं कि मैं सही था या उस समय मैं स्वप्रसन्न था या नहीं था। जैसे पहले दिन बात हुई ना, कुछ लोग हंसते रहते हैं कुछ भी परिस्थिति हो, पर अंदर से हंसते कि नहीं है वो उनको ही पता है। हमारे साथ भी होता है ना, बहुत सारी परिस्थितियों में हम लोग सामान्य बने रहते हैं। तो वो जांचने का तरीका है। तो हम अपने लिए जांच सकते हैं कि हमारे अंदर क्या था उस समय। इसीलिए हर व्यक्ति के पास आईना रखा ही हुआ है, और आईना है, इतना बड़ा आईना है। हम देख सकते हैं कहां पे। आधार तो मिल गया, हम प्रिय से चल रहे हैं, हित से चल रहे हैं, लाभ से चल रहे हैं, न्याय से चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं या सत्य से चल रहे हैं। हम कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं। क्रिया के रूप में हमें क्रियाएं चली रही हैं, जांचने का आधार है। इसको और जांच सकते हैं, इसको और समझ सकते हैं, और गहराई में इसका अध्ययन हो सकता है। संभावना के रूप में हम समझदार हो सकते हैं। ये समझदार होना ही मेरा एकमात्र कार्यक्रम है। यदि मैं समझदार होता हूं तो मैं हर स्तर पे, चाहे परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, प्रकृति के स्तर पे ठीक ठीक संबंधों को निर्वाह कर पाऊंगा। और ये मेरी चाहत बनी हुई है। मैं व्यवसाय करूं उससे कोई तकलीफ नहीं है, जो भी कर रहा हूं मैं, जहां भी परिवार में, उससे कोई तकलीफ नहीं है। समझ सकता हूं, समझ के उसके निर्वाह ठीक से कर सकता हूं और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। और ये क्वालिटेटिव चेंज मुझे चाहिए। ये हमारे अंदर स्थिर होना, ये मेरी आवश्यकता बनना। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए आपकी आवश्यकता हो गई। ये मेरी आवश्यकता होना, ये सभी की आवश्यकता होना। यदि मेरी है तो कल दूसरा भी समझेगा उसको, हम सभी समझेंगे। हम सब साथ में समझ जाए, सब जब समझदार हो जाए, तभी ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। ये लक्ष्य स्थिर होना ये बड़ा काम है। यदि लक्ष्य स्थिर होता है तो हमारा चलना शुरू होता है। तब तक और जो भी लक्ष्य हमने माने हुए हैं हम उसके लिए काम करते हैं। जिस दिन ये लक्ष्य स्थिर हो जाता है हम उसके लिए काम करते हैं। तो बार बार ये बात हमारे अंदर जांचने से अपने तर्कों में, क्योंकि मान्यताएं बहुत है, ये सब मान्यताओं को, जो मान्यताएं हैं उसको जांचना एक बड़ा कार्यक्रम है। तो जैसे जैसे उसको सही के साथ जांचते हैं, गलत मान्यताएं अपने आप छट जाती है। तो सही को स्थापित करना यही कार्यक्रम है। यदि सही को जानते हैं तो गलत अपने आप चला जाता है, जब सही स्थापित हो जाता है। तो सही को जांचना, सही को समझना, ये एकमात्र कार्यक्रम है। जितना भी था इस कंटेंट में वो पूरा हुआ। और कोई प्रश्न है?
और एक कोई ही प्रश्न? एक ही चीज को ऐड करना था। ये हमने अभी तक जो भी सुना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है ना, तो वो एक प्रक्रिया होती है ना। उसके बाद वो सेकंड में जाता है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, करते करते वो पहुंचता है, समझता है, जो अभी हमारी सामान्य सिलेबस है। ये भी एक सिलेबस है। अभी क्या है कि हम शरीर आयु में प्रौढ़ हो चुके हैं, हमारे पास समय कम है, हम 20 साल नहीं लगा सकते कि सिलेबस क्या है समझने के लिए। तो ये एक झलक है, इससे हमको एक झलक मिलती है हमको क्या समझना है। समझना तो क्रमिकता से ही होगा। एक स्टेप में शब्द होंगे, हो सकता है शब्द भारी लगते हो, भाषा भारी लगती हो, पर जैसे हम और चीजें समझे हैं, उसकी भी भाषा हमने धीरे धीरे ही पकड़ी है। वैसे कोई भी चीज को समझने के लिए उसकी भाषा धीरे धीरे ही पकड़ में आएगी। तो भाषा कोई बोझ नहीं है, भाषा से अर्थ कन्वे हो जाए, इसके लिए ही भाषा है। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य से परिचय के बाद हम इसको और, मतलब जिन जिन को ऐसा लगता है, देखो प्यास तो खुद की ही होगी, प्यास हम तैयार नहीं कर सकते हैं, है ना। हम बता सकते हैं पानी यहाँ है, पीना है कि नहीं पीना है सभी आप ही लोगों का निर्णय है ना। तो आप सभी लोग निर्णय कर सकते हैं, इसको जांच सकते हैं, जांचने के आधार हमने पहले रखे ही है। आप सभी अपनी मान्यताओं को, अभी यहाँ पे जो सुना उसको जांचते हुए, अगर सही लगता है, और सही लगता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता ही है, उसमें फिर कहने की जरूरत नहीं कि आप आगे बढ़ो। बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी ने बहुत धैर्य से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और हमें तो प्रसन्नता हुई व्यक्त होके, जो भी हमने सोचा था हम लोग कन्वे कर पाए हैं। आप सभी लोगों को भी ये उपयोगी लगा होगा, है ना। तो ये जागृति की जो यात्रा है उसमें साथ साथ चले, साथ साथ हम लोग एक ऐसे लक्ष्य को पहुंच जाए जो हम सभी का लक्ष्य है। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसमें कोई त्रुटि है समझाने में, तो वो जो भी त्रुटियां हैं वो हम में है, वस्तु में नहीं है, ये प्रस्ताव में नहीं है। तो ये प्रस्ताव जो है, जिसको हमने बात किया था, पूज्य नागराज जी जो है, जिन्होंने ये अनुसंधान किया है ना, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ये तीनों जो पूर्णताएं हैं अनुसंधान के रूप में जो बात किया था, ये मौलिक अनुसंधान है। ये अनुसंधान के रूप में इसलिए है क्योंकि अभी तक ये परंपरा में नहीं था। तो यही चीज है, और स्रोत के रूप में ये बना हुआ है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। हम इसके विद्यार्थी हैं, समझते हुए जितना भी हमको समझ में आता है उसको हम उत्सव पूर्वक, खुशहाली पूर्वक शेयरिंग कर रहे हैं। तो एक परिवार भाव से शेयरिंग हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। यदि हम ये शेयरिंग कर पा रहे हैं तो कृतज्ञता तो हमारी बनती ही है कि जो भी व्यवस्था ये है, इस व्यवस्था में जो भी लोगों, सब लोग भागीदार हैं, ये सब परिवार विधि से भागीदारी कर रहे हैं, है ना। सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, सभी लोग यहाँ स्टेज पे आ जाए और जोरदार तालियां हो जाए, सभी लोग आ जाए, विशाल भाई, सभी लोग। इन सभी की वजह इन से सभी ही के ये हो सहयोग पा से रहा ही है। ये हो पाया है ना। तो ये जो शिविर है, आ जाओ। ये शिविर जो है वो सिर्फ दो लोगों का शिविर नहीं है। ये शिविर जो है ये सभी के सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। मेहुल भाई, इन सब का परिचय पहले दिन ही हुआ था। देखिए, एक ही उद्देश्य है इसमें, इन सभी में एक ही उद्देश्य है कि इस लक्ष्य को पहचाना है, ये लक्ष्य कैसे सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। जिग्नेश भाई, इसी के सभी साथ लोग इसी के, इस व्यवस्था कैसे हो जाए, इस भागीदारी के लिए सभी लोग समर्पित हैं, है ना। इसी के साथ परिवार में हमारे पिताजी हैं, उनके बिना सहयोग के नहीं हो सकता। तो यदि वो नित्य को नहीं रखते तो हम लोग कर भी नहीं पाते, है ना। तो परिवार में कोई एक बात तय होती है, परिवार के सभी सदस्य अगर उस बात को समझने के लिए, उस बात को जीने के लिए तैयार होते हैं, तो ये धरती पे कुछ भी संभव हो जाता है ना। परिवार साथ खड़ा है तो हम सभी
जिम्मेदारियों को वहन कर ले जाते हैं। तो सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। और आगे भी जो मानव समाज जो बनना है वो ऐसे ही परिवार भाव से कैसे आगे बढ़े, परिवार खड़े हो जाए, परिवार समृद्ध हो जाए, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। सभी का मूल्यांकन। इसके बाद जो भी लोग स्वेच्छा से इस शिविर से जो भी उपलब्धि हुई हो, जैसा भी लगा हो, वो स्वेच्छा से आके बता सकते हैं या अपनी जगह पे भी बता सकते हैं। जो भी आपको उपलब्धि हुई हो, जितने ज्यादा लोग व्यक्त होंगे, अपनी बात करेंगे, उससे हम सभी का भी एक ध्यान जाएगा कि कैसा रहा शिविर, है ना। तो आप इसमें बता सकते हैं। हाँ। इसमें कोई त्रुटि हो, कोई कमी लगी हो। जो है, हेलो, अब जिग्नेश भाई जो है ना, वो पूरा समय इसको रिकॉर्ड करते रहे ताकि ये जो कंटेंट है ये बाकी सभी लोगों के उपयोगी हो जाए कि जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और ये स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए। और जैसे मैं कहा, व्यवस्था में भागीदारी, तो आप सभी लोगों को लाना, ले जाना, सभी व्यवस्था करना, आपके वहां आके बात करना, जो अंजू बहन ने की, हर्ष भाई है, चित्रा बहन है, मेहुल भाई है, विशाल भाई है, देवांग भाई कहाँ गए? देवांग भाई अंदर है। ये सारे जो ब्रोशर वोशर डिजाइन किए सब उन्होंने ही किए हैं, रात भर जाके। तो जब एकजुट हो जाते हैं हम कोई कार्यक्रम को लेके, तो कार्यक्रम सफल होता ही है ना। तो इन सभी के प्रयासों से ये सार्थक हो पाया, हम लोग बैठ पाए, सुन पाए, ये जो पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई आनंद निकेतन ग्रुप ने, है ना, उनके कारण हम लोग यहाँ पे बैठ पाए। तो सभी के प्रति कृतज्ञता, यही मूल्यों का निर्वाह है, यही संबंध की पहचान है। तो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। आप सब स्वेच्छा से जो भी लगा हो इस शिविर के बारे में, कुछ त्रुटियां हैं तो भी बता सकते हैं कि ये ठीक नहीं लगा, जो ठीक लगा हो उसको भी बता सकते हैं। यदि कुछ चीज छू गई हो, जिसको लगता है कि मेरी उपलब्धि हुई है, मेरा ध्यान और ठीक से चला गया, उसको भी बता सकते हैं सहजता से। या तो आप यहाँ पे आके बता सकते हैं या अपनी जगह पे बैठ के भी बता सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। आगे आके बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा ठीक से, यहाँ पे आके बोलेंगे तो। और अगर वहां पे भी बोलना चाहे तो भी बढ़िया है ना। ठीक है।